नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम धामी ने आज केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए होगी 148 करोड़ रुपए की राशि खर्च। आवास बेस कैंप स्थित हेलीपोर्ट का होगा निर्माण। सीएम धामी पुरोला घटना को लेकर सख्त, कहा दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पुरोला, बड़कोट और नौगांव सहित कई इलाकों में धारा 144 लगाई। उत्तराखंड में डोईवाला में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू। काशीपुर में पुलिस ने किया चेन स्नेचिंग की घटना का खुलासा। 3 भाइयों को किया गिरफ्तार। न्यायालय में पेश कर किया जाएगा रिमांड पर। बाबा नीम करौली के कैंची धाम का 59वां स्थापना दिवस। श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। महाआरती के बाद बाबा को लगाया गया भोग। जयकारों से गूंजा धाम। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग के दौरे पर हैं। आज सुबह केदारनाथ धाम के दर्शन करने वे पहुंचे। इस दौरान देश प्रदेश के लिए सीएम ने खुशहाली की भी कामना की। इसी के साथ मुख्यमंत्री धामी ने धाम की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन 10 वर्षों में केदारपुरी को भव्य और दिव्य बनाया गया है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कई काम लगभग पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जून 2013 में आई आपदा के बाद केदारनाथ मंदिर के अलावा आसपास का पूरा इलाका तहस नहस हो गया था। केदारनाथ में आपदा के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल, सरस्वती घाट, मंदाकिनी घाट, आस्था पथ, तीर्थ पुरोहितों के आवास और ध्यान गुफा जैसे अनेकों निर्माण कार्य कराए गए हैं। इन 10 सालों में अनेकों काम, चाहे वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा को स्थापित करना हो, उनकी समाधि लगानी हो, या वहाँ पर सरस्वती घाट हो, मंदाकिनी घाट हो, आस्था पथ हो, तीर्थ पुरोहितों के आवास हो या ध्यान गुफा हो, ऐसे अनेकों काम वहाँ पर हुए हैं। नया भव्य केदार और दिव्य केदार, और जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया बाबा केदार की तरफ आ रही है, वो इस बात का प्रमाण है कि इन 10 सालों में अभूतपूर्व रूप से नया केदार और भव्य केदार बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है। केदारनाथ यात्रा में नए पंजीकरण पर 20 जून तक बढ़ी रोक। ऑनलाइन और ऑफलाइन नहीं होंगे 20 जून तक नए पंजीकरण। बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें, चारों धामों में 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं अब तक दर्शन। सबसे ज्यादा केदारनाथ में 9,30,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आखिर क्या कारण रहा कि सरकार ने केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन में 20 जून तक रोक बढ़ा दी है? आखिर इसके पीछे कारण क्या है, क्या बताएंगे? हिमांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हिमांशु, ये जो 20 जून तक ऑनलाइन और ऑफलाइन जो
2013 की आपदा के बाद से श्री केदारनाथ धाम में काफी बड़ी मात्रा में पुनर्निर्माण के कार्य हुए हैं। वर्तमान में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मास्टर प्लान के तहत कई कार्य की योजनाओं पर काम पूरे किए जा चुके हैं, जबकि कई योजनाएं इस वर्ष पूरी हो जाएगी। केदारनाथ धाम के लिए फेज 1 के तहत कुल 5 योजनाओं पर कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। इनमें केदारनाथ मंदिर के सामने चबूतरे का चौड़ीकरण और सेंट्रल प्लाजा को स्टेट बनाया गया है। आपको बता दें, इसके अलावा इस बार की 21 मुख्य योजनाओं पर भी काफी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिनमें अस्पताल, यात्रियों के लिए वाटर, एटीएम सहित अन्य सुविधाएं, पुलिस स्टेशन, गेस्ट हाउस आदि शामिल है। देखिए, जब आपदा आई थी 2013 में, उसके बाद जो केदारपुरी में जो डैमेज हुए थे, उसके बाद 10 साल में काफ़ी यहाँ पर निर्माण कार्य हुए हैं और यात्रियों की सुविधाओं को देखकर ही वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मास्टर प्लान का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, जिसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे पूर्ण हो गए हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस साल पूर्ण होने जा रहे हैं। इसमें कुल मिला के 5 प्रोजेक्ट्स हमारे फेज़ 1 में थे जो पूर्ण कर लिए गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं मंदिर के सामने जो चबूतरा था उसको चौड़ा किया गया है, तो आगे सेंट्रल प्लाजा स्ट्रीट बनाई गई है। इसके अतिरिक्त जो इस बार जो मेन 21 प्रोजेक्ट्स है उसमें काफ़ी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें हॉस्पिटल है। बाबा नीम करौली के द्वारा स्थापित कैंची धाम के 59वें स्थापना दिवस पर गुरुवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। देश के कई राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए। कैंची धाम में बुधवार देर रात 12 बजे से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। सुबह 3 बजे तक मंदिर में दर्शन के लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। मंदिर में सुबह 5:30 पर महाआरती के बाद बाबा को भोग लगाया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं को मंदिर का प्रसिद्ध मालपुआ प्रसाद बांटना शुरू किया गया। लगातार मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान धाम बाबा नीम करौली के जयकारों से गूंजता रहा। सीजन में क्योंकि कैंची धाम में श्रद्धालु आ रहे थे, उसको देखते हुए पिछले साल के अनुमान से दुगनी भीड़ आने की संभावना पहले से ही है। इसको ध्यान में रखते हुए भगवान से डाइवर्जन प्लान बनाया गया, जिसमें 7 पार्किंगें चिन्हित की गई, जिसमें मोटरसाइकिल की पार्किंग अलग बनाई गई, क्योंकि पिछले सालों में भी मोटरसाइकिल की भारी संख्या कैंची धाम की ओर आती थी। वहाँ से लाया जा रहा है। इसके अलावा भारत से और रानीखेत में गर्म पानी से सडन सेवाएं चलाई गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट में उत्तरकाशी के पुरोला में 15 जून को धार्मिक संगठनों के द्वारा बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से सरकार सख्ती से निपटे और कानून व्यवस्था खराब करने वालों पर कानूनी कार्यवाही भी करे। कोर्ट की खंडपीठ ने टीवी डिबेट और सोशल मीडिया में प्रतिभाग करने पर प्रतिबंधित लाने के साथ ही धरना प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। अब आपको सीधा लेकर चलते हैं जयपुर, जहां पर किसान महोत्सव में सीएम गहलोत मौजूद हैं। और हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत करने के लिए निवेदन करती हूँ शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी डॉक्टर पृथ्वी। डॉक्टर पृथ्वी प्रताप सिंह खाचरियावास का अभिनंदन करते हुए जोरदार तालियों से हम प्रताप सिंह खाचरियावास का अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। और स्वागत की ये परंपरा हमारे भारतीय कल्चर की पहचान। आज मंच पर वो लोग विराजमान हैं जिन्होंने हमारे गौ
डोईवाला में 2 दिन पहले आए लव जिहाद और हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिशों के मामले में डोईवाला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जहां आरोपी युवक अरमान अंसारी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, तो वहीं इस मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने डोईवाला कोतवाली पुलिस पहुंचकर पुलिस क्षेत्र अधिकारी अनिल शर्मा और प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह से मुलाकात कर लव जिहाद को बढ़ावा देने के साथ ही लव जिहाद के आरोपी अरमान अंसारी के परिवार पर कार्रवाई की मांग पुलिस अधिकारियों से की। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कहा कि देवभूमि में धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ रही है और लव जिहाद के मामले भी बढ़ रहे हैं, जिसे हिंदूवादी संगठन अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं पुलिस अधिकारियों ने हिंदूवादी संगठनों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। कार्रवाई की थी, जो आरोपी था उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लेकिन जो उसके सहायक थे जैसे उसकी माँ बुआ जो भी थी उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। इसी कारण हम कोतवाली में आए थे, सीओ साहब से बात हुई तो सीओ साहब ने कहा है शीघ्र उसमें जांच चल रही है, शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जो उसकी अभी अरेस्टिंग, अभी एक ही बंदे की अरेस्टिंग हुई जो आरोपी है, उसके परिवार की अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई। तो अभी हमने ये कि सीओ साहब से, इंचार्ज साहब से बात करी तो उस लड़की का 164 के होंगे बयान, उसके बाद उसकी जो है जो और लोग हैं बाकी उनकी अरेस्टिंग हो पाएगी। जो है शासन इस चीज को नहीं रोकता है तो हम उग्र रूप से प्रशासन को, सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। मैं विशेष तौर पे राज्य सरकार को बोलना चाहता हूं कि अगर आपने जिस प्रकार से हम लोगों पे रोक लगाया, इस प्रकार से रोक ना लगाएं, और अगर इसे हमें परेशान करेंगे इस प्रकार से तो हम फिर बाध्य हो जाएंगे आपके खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए। काशीपुर में पुलिस ने बीते दिनों अज्ञात बदमाशों के द्वारा महिला से चेन स्नेचिंग की घटना का खुलासा करते हुए घटना में शामिल 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें, तहरीर के माध्यम से सूचना दी गई कि 8 जून को काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक से होते हुए घर वापस जा रही शीला देवी के बाजपुर रोड स्थित रोडवेज बस स्टैंड के पीछे से आए 3 अज्ञात बदमाशों ने उनके गले में पड़ी सोने की चेन और हाथ में पकड़ा हुआ पर्स उन्होंने लूट लिया। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रार्थी की तहरीर पर आईपीसी की धारा 395 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया। शहर के बीचों बीच अचानक हुई इस लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजूनाथ टीसी के आदेश पर एसपी काशीपुर अभय सिंह और सीओ काशीपुर वंदना वर्मा के निर्देश पर काशीपुर कोतवाली प्रभारी के नेतृत्व में घटना के अनावरण के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया। उप निरीक्षक मनोज जोशी और उप निरीक्षक सुनील सुतेड़ी के द्वारा घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन करने के साथ साथ मुखबिरों को अलर्ट किया गया। इसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पहला पुल के पास 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। तीनों भाइयों से काफी पूछताछ बाकी है, इसलिए उन्हें न्यायालय में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। अगर ये अन्य जगहों पे भी घटनाओं में संलिप्त हैं, क्योंकि अभी इनसे काफ़ी पूछताछ बाकी है, लिहाजा आज इनकी अरेस्टिंग करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे और उसके बाद इनसे पीसीआर लेकर के अन्य पूछताछ और बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। चूँकि इनके पास से महिला से लूटी हुई चेन, पर्स और इसके साथ साथ इनके पास एक अवैध तमंचा और 2 चाकू भी मिले हैं, तो ये काफ़ी गंभीर है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये किसी गैंग के भी पार्ट हो सकते हैं। तो लिहाजा हम इनका पीसीआर लेकर के अन्य पूछताछ और बरामदगी के भी प्रयास करेंगे। कोटद्वार के दुर्गापुरी में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने साथ ठगी होने की रिपोर्ट कोटद्वार कोतवाली में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की। सीसीटीवी कैमरे की मदद से देर शाम 2 ठगों को गिरफ्तार किया गया। बता दें, साधु की वेशभूषा पहनकर उक्त व्यक्ति से अंगूठा लेकर दोनों फरार हो गए थे। दोनों का मेडिकल करवाकर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जाएगा। हमारे पास एक शिकायत आई थी कि साधु के भेष में 2 व्यक्ति उन्होंने एक महिला के साथ धोखाधड़ी करके या सम्मोहन करके एक अंगूठी ठग ली है। तो इस पर हमने तीव्रता से कार्रवाई की और उन्हें दोनों अभियुक्तों को पकड़ भी लिया है और उनके खिलाफ 420 120 का मुकदमा दर्ज किया। चंपावत जिले में पशुओं में फैली लंपी वायरस से लगातार पशुओं की मौत हो रही है। बीमार पड़े पशुओं पर एबीवीपी ने चिंता जताई। गुरुवार को एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी के नेतृत्व में एबीवीपी पदाधिकारियों ने लोहाघाट के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डी के चंद से मुलाकात करके पशुओं में फैले लंपी वायरस की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग के द्वारा की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली और लंपी पर रोक लगाने के लिए डॉक्टर चंद को ज्ञापन दिया।
एक लंबी मैरिज चल रहा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पशु चिकित्सालय लोहाघाट के माध्यम से ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी को, जिसमें कि जो गाय मर रही हैं और तो उनका उपचार और जो दाने हो रहे हैं गाय में उसके लिए क्या उपचार हो सकते हैं, जो दवाइयाँ किस रूप में बढ़ रही हैं उसके उपचार के लिए सबसे एक मांग रखी है। और जो गायें हमारी जो दूध दे रही हैं, जो बीमार गायें जो दूध दे रही है उसका हम दूध पी सकते हैं कि नहीं, इसके लिए भी बातचीत की सर से हमने। और तो उसके बाद हम लोगों ने एक मांग रखी है, जो गाय जो मर जा रही गाय उसके लिए मुआवजे के लिए जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वो उनको मुआवजा कब मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद बोल रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। नया पशु जो है इन्फेक्टेड हो भी रहा है टीकाकरण के बाद, तो उसको बहुत माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं जिसके 3-4 दिन के इलाज में ठीक आ जा रहे हैं। और इनके द्वारा ये भी पूछा गया कि उस दूध का इस्तेमाल हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा दूध बिल्कुल पी सकते हैं। ये पशुओं से मानव में होने वाला रोग नहीं है जिससे कि हमें इस प्रकार से भय हो कि इसका दूध हम पिए न पिए दूध को। लेकिन दूध देखिए कभी भी स्वस्थ पशु भी हो कच्चा नहीं पीना चाहिए, दूध को उबालना उससे चाहिए, दूध उबालिए और पीजिए, सब कोई दिक्कत नहीं। घरेलू सिलेंडरों के व्यवसायी उपयोग करने वालों की अब खैर नहीं है। इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने अब लगातार छापेमारी की जाने की बात कही है। अभी हाल ही में सिटी मजिस्ट्रेट ने अवैध शराब बेचे जाने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तमाम होटलों ढाबों में छापेमारी की थी, जहां पर उन्होंने देखा कि इन जगहों पर घरेलू सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए अब तक उन्होंने 34 सिलेंडर जब्त किए हैं। वहीं उन्होंने जनता से भी अपील की है कि अवैध तरीके से शराब बेचे जाने और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर घरेलू सिलेंडरों का उपयोग करने पर उन्हें सीधी सूचना दें। जो घरेलू सिलेंडर हैं जिनका लोग व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं, अभी जब मैंने आबकारी के साथ छापेमारी करी थी शराब पकड़ने को लेकर, तो जगह जगह घरेलू सिलेंडर दिखाई पड़ रहे थे जिनका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। तो इनका दुरुपयोग ना हो इसको लेकर ये अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 29 सिलेंडरों को जब्त किया गया है, 5 सिलेंडर अन्य और जब्त किए गए हैं। और इसके अलावा मैं ये अपील भी करना चाहूँगी कि सभी लोग अपना जो भी व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं वो उसका कमर्शियल कनेक्शन ही लें और उन घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग कदापि ना करें। इसके अभियान लगातार जारी रहे। अब आपको सीधा लेकर चलते हैं जयपुर, जहां पर किसान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 40,000 रुपये प्रति दुधारू गौवंश के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। आज वो दिन है जब माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी एक क्लिक करके आपके खाते में 40,000 रुपये हस्तांतरित करने जा रहे हैं। वर्तमान में एवं भविष्य में किसी भी रोग से पशुपालक प्रभावित नहीं हो, इसलिए टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत 1,39,00,000 पशुओं का 100% टीकाकरण किया जा रहा है। राज्य में पशुपालक निश्चिंत होकर पशुपालन कर सके, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसके तहत 2 दुधारू गाय या भैंस को 40,000 तक प्रति निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। आप इस योजना का बीमा प्रीमियम की संपूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। मैं आह्वान करूंगा कि इस कामधेनु योजना में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रजिस्टर कराइए। मुख्यमंत्री निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत विभाग 138 प्रकार की आवश्यक दवाइयाँ और 20 प्रकार के सर्जिकल कंज्यूमेबल्स एवं समस्त टीके पशु चिकित्सालय के ऊपर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पहले जो 5 रुपये का जो पंजीयन शुल्क लगता था, अब वो समाप्त किया गया है। अब पशुओं का पूर्ण इलाज निःशुल्क है। अत्यधिक हर्ष और गर्व का विषय है कि राजस्थान आज संपूर्ण देश में दुग्ध एवं ऊन उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर है। पहले यह स्थान उत्तर प्रदेश को था, हमें ये स्थान प्रथम प्राप्त हुआ है। हमें कुछ इस तरह से कार्य करना है कि हम हमेशा ही सर्वोच्च स्थान पर रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की पशुपालकों के कल्याण के लिए समर्पित सोच और नीतियों की वजह से आज पशुपालन आजीविका साधन ही नहीं बल्कि रोजगार माध्यम बनकर उभर रहा है। आप सभी यहाँ आए, इसके लिए आप सभी का आभार एवं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री भाले जी। आप ही के शब्दों में जो औरों के लिए जीता है, जो औरों के लिए मरता है,
उसका हर आंसू ही रामायण, उसका हर कर्म ही गीता है। सच्चा गौ सेवक होने के लिए दावे की नहीं, कर्म करने की आवश्यकता है और इसी को प्रमाणित करता है आज का ये लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे राजस्थान में लंपी रोग गौवंश एवं पशुपालकों के लिए एक बड़ी समस्या हल कर राज्य सरकार ने कैसे अपने कुशल प्रबंधन और बेहतर इंतजाम के साथ इस रोग पर नियंत्रण पाया। आइए देखते हैं। 29 जुलाई 2022 झुंझुनू में पहला केस मिलने की तारीख से पहले ओडिशा से चला लंपी गुजरात होते हुए राजस्थान पहुंचने तक देश में विकराल हो चुका था। क्षितिज तक फैले गोवंश के शवों, दर्दनाक तस्वीरें और पशुपालकों के आंसुओं ने दुनिया को विचलित कर दिया। जैसे परिवार का दृश्य कोई सदस्य जाता है, उनकी तरफ से अपनी दशा उनको दिखी नजर आती है, वैसे उनको देखने के लिए हमारी रोक आ रही राजस्थान में लंपी की गिरफ्त में आए 15.67 लाख पशुओं में से 76,030 के दम तोड़ देने से हालात चिंताजनक हो गए थे। रोजाना 4 लाख लीटर दूध की कमी के अनुमान ने तो पशुपालकों को बर्बादी के मुहाने पर ला दिया और संवेदनशील गहलोत सरकार ने बचत राहत बढ़त के बजट में लंपी से पशुओं को होने वाले पशुपालकों के लिए 40,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर मानव पशुपालकों को मरहम व नवजीवन ही दे दिया। पहली सरकार ऐसा काम करने की जरूरत था, तो आगे में नहीं। बहुत धन्यवाद। आज पशुपालकों को मिलने जा रही मुआवजे की राशि पशुपालकों का सिर्फ सहारा ही नहीं बनेगी, 10 किलो के साथ उनको बेहतर जीवन भी देगी। इस बुरे वक्त में हमारे माननीय मुख्यमंत्री सच्चे गौसेवक श्री अशोक गहलोत जी के राहत कार्य और पशुपालकों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। आपने देखा कि पशुपालकों के कल्याण के लिए समर्पित एवं संकल्पित राज्य सरकार, जी हाँ, इस तरह से पशुपालकों के लिए एक संबल बनी है। और अब मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में पशुपालकों को 40,000 रुपए प्रति पशु का बीमा 2 पशुओं के लिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आइए देखें इस फिल्म से कि आगे क्या हो रहा है। जब राजस्थान लंपी महामारी की वजह से बड़ी तबाही झेल रहा था, तब हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किसानों और पशुपालकों के दर्द पर मरहम लगाने में जरा भी देरी नहीं की। एक तरफ पशुपालकों को 40,000 तक का मुआवजा देने की घोषणा की, वहीं उनकी दूरदर्शी सोच ने सभी पशुपालकों को भविष्य में ऐसी विपदा से लड़ने के लिए भी सशक्त बना दिया। जी हाँ, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। हमारे तरह के बाद में जो नुकसान होता है उसकी भरपाई पूरी हो जाएगी। हमारे पास काफ़ी हद तक इसको मदद मिलेगी हमको नई पाव परचेज करने के अंदर। हमारे पशुपालन में बहुत ज़्यादा महंगी गाय आती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वसुंधरा गहलोत जी को कि ये हमारे राजस्थान में बहुत अच्छी स्कीम लाई है। राजस्थान के अलावा यहाँ बहुत नहीं है। अशोक जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अशोक जी ने बहुत ध्यान से पशुपालन के लिए काम किया है। योजना है बहुत लाभदायक है और बहुत आकर्षक होगी पशुपालकों के लिए। महंगाई राहत कैंपों में इस योजना के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। इस योजना में पशुपालकों को 40,000 रुपए तक प्रति दुधारू पशु का बीमा किया जाता है, जो हर पशुपालक के लिए अधिकतम 2 दुधारू पशुओं पर लागू होता है। यानी अगर आपकी दुधारू गाय या भैंस की किसी बीमारी या अन्य वजहों से असमय मृत्यु हो जाती है, तो आपके परिवार को अधिकतम 40,000 रुपए मिलेंगे, ताकि आपके परिवार पर अचानक आर्थिक भार न पड़े और आप नया पशु खरीद कर अपनी आजीविका की गाड़ी आराम से चला सके। कमाल की बात यह है कि सभी पशुपालकों के लिए बीमा का प्रीमियम भी बिल्कुल मुफ्त है। तो अगर आपने अब तक राहत कैंप जाकर अपना पंजीकरण नहीं कराया है तो जल्द ही करवा लें।
ईश्वर से यही प्रार्थना है कि किसी को भी इस बीमा का लाभ लेने की जरूरत ना पड़े। कितनी सही प्रार्थना है मुख्यमंत्री महोदय की। आइए तालियों की करतल ध्वनि से हम हमारे मुख्यमंत्री महोदय का इन सब कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। जी हाँ, कहा जा सकता है कि उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि खुशहाल एवं समृद्ध पशुपालकों के साथ खुशहाल और समृद्ध बने राजस्थान। मुख्य सचिव महोदया उषा शर्मा जी हमारे बीच, ससम्मान उनसे आग्रह कि वे आप सभी के बीच अपने विचार रखें, अपना उद्बोधन रखें। माननीय श्रीमती उषा शर्मा। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय लालचंद कटारिया जी, माननीय डोटासरा जी, माननीय शकुंतला रावत जी, माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी, माननीय सुभाष गर्ग जी, माननीय खंडेला जी, कुलदीप जी, पृथ्वी जी, विकास भाले जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, सभागार में उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में मेरे पशुपालक साथी, मीडिया से पधारे हुए सभी साथीगण और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों से जुड़े हुए जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और पशुपालक साथी। आज राजस्थान किसान महोत्सव में लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। किसानों को कृषि के क्षेत्र में हुए नवाचार, नई तकनीकी की जानकारी देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 दिन का राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसके साथ ही लंपी रोग आर्थिक सहायता में 42,000 बेनिफिशरीज को आज मुआवजा राशि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जाएगी। जैसा हम सभी जानते हैं कि किसान हमारी इकोनॉमी का मुख्य केंद्र हैं। आज भी संपूर्ण देश की तरह राजस्थान में भी 2/3 जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि और कृषि आधारित अन्य गतिविधियां जैसे कि हॉर्टिकल्चर है, पशुपालन है, डेयरी है इत्यादि हैं। और प्रदेश की अगर हम इकोनॉमी को देखें, जो उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें 30% कृषि और उससे संबंधित जितनी गतिविधियां हैं उससे 85 लाख परिवारों का जीवन जो है कृषि पर निर्भर है। और इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान की सोच के साथ पहली बार 2022-23 में कृषि बजट पेश किया गया था। राज्य सरकार का मुख्य ध्येय है कि राजस्थान में कृषि विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएं, किसानों की आय बढ़ाई जाए, आजीविका के साधनों में बढ़ोतरी की जाए, उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत कैसे की जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि कल्याण, कृषि उत्पादन और एक्सपोर्ट संबंधी जितनी गतिविधियां हैं उसको बढ़ावा देने के लिए कृषि में पहली बार 12 मिशन बनाए गए हैं, जिसके परिणाम अति उत्साहजनक रहे हैं। इन मिशनों के माध्यम से कृषि और संबंधित क्षेत्रों की योजनाएं और उनकी क्रियान्विति किस तरह से प्रभावी तरीके से की जाए, इस पे पूरी तरह से सरकार कमिटेड है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत कृषक कल्याण कोष की राशि जो पहले 2000 करोड़ रुपए होती थी, 22-23 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसे बढ़ा के 5000 करोड़ किया तथा वर्ष 2023-24 में 5000 से बढ़ा के इसको 7500 करोड़ रुपए किया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क